बेटा आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल नहीं है, आगे आएंगे और चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी like mass, length, time, density, speed, acceleration, force, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है स्केलर और दूसरी कैटेगरी है वेक्टर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लेंथ, मास, टाइम, करंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, व्हाटएवर, या तो वो स्केलर होगी या वो वेक्टर होगी। स्केलर कब होगी? जब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर से चलना शुरू करते हैं। ओरिजिन 4 किलोमीटर का पाथ कवर करके एक क्रॉसिंग पे आते हैं। इस क्रॉसिंग पे हमने 90 डिग्री का टर्न लिया। फिर 3 किलोमीटर की लेंथ कवर करते हैं और फिनिशिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बेटा हमने कितनी पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर। ये जो 7 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस का क्या है? मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफी है। इसका मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। अब आते हैं हम वेक्टर पे। 10th क्लास में आपने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, as well as
डायरेक्शन चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी। कैसे? वापस हम सेम एग्जाम्पल पे आते हैं। घर से चले, 4 किलोमीटर की पाथ लेंथ कवर की, क्रॉसिंग आई, 90 डिग्री से टर्न किया, 3 किलोमीटर की पाथ लेंथ कवर की, ये आ गया डेस्टिनेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इनिशियल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का गैप। तो आपने इसे ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा के आपने पाइथागोरस लगाई, तो आपका आंसर आया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो हुआ ये ओरिजिन से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, गैप। अब देखो ये जो गैप है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल भी बना रहा है, मान लो अल्फा। तो आप पूरा आंसर कैसे लिखोगे? बेटा ये अल्फा 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वॉट एवर। पूरा आंसर आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वल 5 किलोमीटर बाय एन एंगल अल्फा। हाँ बेटा, पाइथागोरस लगाओ। तो डिस्टेंस आया 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 5 किलोमीटर। आगे हमने लिखा बाय एन एंगल अल्फा, क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर की लाइन है ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। पिछले क्वेश्चन में इस एंगल का कोई काम नहीं था, क्योंकि हमें चाहिए थी पाथ लेंथ। इस क्वेश्चन में एंगल बन रहा है। तो ये 5 किलोमीटर जो है ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और ये जो आगे लिखा है इसे कहते हैं डायरेक्शन। मतलब कोई आपसे कह रहा है कि बेटा ओरिजिन से अगर हम 5 किलोमीटर दूर जाएं अल्फा एंगल बना के, तो हम शॉर्टकट में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। यही हुआ इसका मतलब। तो इसमें हमें दो चीजों की जरूरत आई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। यहां तक आप सबको समझ में आया नहीं आया? मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ जाता है आराम से। प्रॉब्लम होती है इसके बाद। देखना इसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को
थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया देखो, हम घर से चले, ऑरिजिन 4 किलोमीटर, ये आया क्रॉसिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐसे बाइक चला रहे हैं, अपने बाइक का हैंडल 90 डिग्री टर्न कर रहे थे और फिर आगे जा रहे थे। अब हम ऐसे बाइक चला रहे हैं, हमने अपने बाइक का हैंडल 60 डिग्री टर्न किया, यहां से एंगल बनाया 60 डिग्री। फिर से 3 किलोमीटर गए और डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ठीक है, ओ से गए हम एम तक, एम से गए हम एन तक। अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? डायग्राम नीचे बना रहा हूं सर। वॉइस कटर ये एक है। यहां से 60 डिग्री, ओ से एम, एम से एन। मैं मीटिंग लीव करके रिज्वाइन कर रहा हूं, आप लोग बने रहिए। चलिए, हम घर से चले 4 किलोमीटर, क्रॉसिंग आई, क्रॉसिंग से हमने 60 डिग्री टर्न लिया और डेस्टिनेशन पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ओ को ज्वाइन कराया एन से, बाय एन एंगल अल्फा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब डिस्प्लेसमेंट ओ एन क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि हमारे पास अब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है वेक्टर एडिशन लॉ की। बिल्कुल नई चीज है वेक्टर एडिशन लॉ। एक्चुअल में बेटा, जब भी दो वेक्टर्स, पहला है 4 किलोमीटर, दूसरा है 3 किलोमीटर,
किसी एंगल से इंक्लाइंड हूं तो उनके रिजल्टेंट, उनके आंसर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। किसी भी एंगल पर अगर दो वेक्टर इंक्लाइन हैं तो उनके रिजल्ट का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम जब चाहें तब रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन पे आओ। प्रीवियस क्वेश्चन में a कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, b था 3, 9, एंगल था 90, cos 90 होता है 0, तो इतना पूरा क्या हो जाएगा 0। 16 प्लस 9 25, आपका आंसर आया 5 किलोमीटर। वही आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में आपने पाइथागोरस लगाई थी या वेक्टर एडिशन लॉ लगाया था? आपने लगाया था वेक्टर एडिशन लॉ। इत्तेफाक से वो क्या बन गई? पाइथागोरस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो फॉलो करेंगे वेक्टर एडिशन लॉ को। देखना कैसे। ये 16, ये 9, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, बेटा cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट में ये हुआ 25 और ये हुआ 12, लगभग कितना आ गया? 37। कोई आपको स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ी, आपका आंसर आ गया। बाय एन एंगल अल्फा। बेटा पहले 0 इसलिए लिखा था क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन में एंगल था 90, cos 90 होता है 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आया 6.1 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ? और एक एग्जाम्पल से समझो। ये कोई आदमी है, इस आदमी के इस हाथ को खींचा जा रहा है 4 न्यूटन के फोर्स से और 180 डिग्री जाकर इस हाथ को खींचा जा रहा है 3 न्यूटन के फोर्स से। मैं आपसे कहूं
कि ये आदमी नेट रिजल्टेंट कितना फोर्स फील करेगा, 1 न्यूटन। क्यों करेगा बेटा 1 न्यूटन? अब सवाल उठता है हमने 4 - 3 क्यों किया? देखिए यहां, हाँ, आज मैं आपके क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा हूं। आपने निकाला रिजल्ट a² 16, b² 9, 2 into a into b into cos 180। बेटा cos 180 होता है -1, तो 16 और 9 तो हो गया 25, और 4 3 जा 12, 2 जा 24 हो गया माइनस का 24। तो आपका फाइनल आंसर आया 1 न्यूटन। कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो किसे फॉलो करती हैं? वेक्टर एडिशन लॉ को। तो वेक्टर क्वांटिटीज की सही डेफिनेशन क्या बनी? Quantities which can be represented by magnitude as well as direction and which follows vector addition law are called vector quantities। इतना आपकी समझ में आया? तो याद रखना 10th वाली डेफिनेशन गलत थी, उसमें आपको एक लाइन ऐड ऑन करनी है। अब यहां पर अभी सब आएगा बेटा, सब बताएंगे, लॉ कहां से आया, क्या हुआ, सब चीजें बताएंगे, धीरे धीरे खाओ। अब सुनिए, अभी हमारा आंसर कुछ अधूरा है। अधूरा क्यों है? हमें ये अल्फा एंगल की वैल्यू नहीं पता, 30, 60, 25, 15, हाउ मच। तो ये जो एंगल अल्फा बनता है, इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे आपके पास रिजल्टेंट को निकालने का एक फॉर्मूला है, वैसे ही एंगल अल्फा निकालने का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा इक्वल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये कहां से आया ये भी मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्फा निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? tan अल्फा इक्वल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखना अब b कितना है? b मतलब दूसरा वेक्टर 3 किलोमीटर।
साइन एंगल है 60 दोनों वेक्टर के बीच में। ए 4 किलोमीटर प्लस बी 3 किलोमीटर इनटू में cos 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 4 + 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ऊपर हो गया 3√3/2, नीचे हो गया 11/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो tan अल्फा हमारे पास आया 3√3/11। हमें चाहिए अल्फा, क्योंकि हमने अपने आंसर में क्या लिखा है, बाय एन एंगल अल्फा। हमें अल्फा चाहिए है। अब यहां एक नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। जैसे बेटा साइन अल्फा आया 1/2, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे हो जाएगा, आप लिखोगे साइन अल्फा इक्वल साइन 60, सॉरी साइन 30, तो अल्फा आ जाएगा 30। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1/2 जो है वो टेबल में आता है, एंगल वाली टेबल में आता है। अगर यहां √3/2 होता तो यहां 60 लिख देते, आंसर हो जाता 60 डिग्री। बट अगर यहां √3/5 होता तो अब देखिएगा, ये ऐसी वैल्यू है जो टेबल में नहीं आती है। जब वैल्यू टेबल में ना आए और हमें अल्फा चाहिए हो, तो अल्फा इक्वल होगा 1/sin √3/5। साइन को नीचे ले गए, तो अल्फा इक्वल साइन इनवर्स √3/5। तब हमारा आंसर होगा अल्फा इक्वल साइन इनवर्स √3/5। तो कब हमारा आंसर इनवर्स फंक्शन में आएगा, जब वैल्यू टेबल वाली वैल्यू ना हो। तो अब जरा बताओ यहां क्या होगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 3√3/11। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बना,
R equals 6.1 kilometer by an angle alpha equal tan inverse 3√3/11। समझ में आया? नहीं बेटा, वो बच्चों वाली डायरेक्शन का कोई काम नहीं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल मेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इतना आपको क्लियर हुआ? तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड as well as direction and which follows vector addition law। वेक्टर एडिशन लॉ में रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है और रिजल्टेंट के एंगल का फॉर्मूला ये है। इतना आपको क्लियर हो चुका है? वेरी गुड। अब सुनिए, यहीं पर हम एक और बात कर लेते हैं करंट की। देखना बेटा, एक एग्जाम्पल लिया, यहां से करंट आया एक वायर में 7 एम्पियर। यहां जंक्शन था। जंक्शन का मतलब प्लग पॉइंट। प्लग पॉइंट घर में जो बने होते हैं प्लग पॉइंट, उनका काम होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराना। तो जंक्शन पे आके आगे निकल गया 4 एम्पियर और 90 डिग्री पे आ गया नीचे 3 एम्पियर। 90 डिग्री पे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अगर बेटा करंट स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें ये एरो का क्या काम है? आपने कभी भी करंट बिना एरो के नहीं बनाया होगा। नहीं, एरो का मतलब क्या है? डायरेक्शन। तो करंट स्केलर कैसे हुआ? करंट में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ये रहा। डायरेक्शन चाहिए, ये रही। फिलहाल इस हिसाब से करंट क्या होना चाहिए? वेक्टर। तो हम चेक करें करंट वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो कर रहा या नहीं। चेक कर ले। चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? करंट के दो पार्ट हुए, कितने डिग्री पर हुए? 90 डिग्री पर। अगर हम इनका रिजल्ट निकालें तो वापस 7 आना चाहिए। चेक करें। a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 0, तो इतना 0 हो गया। आपका आंसर आया 5, जो कि आना चाहिए था 7। इन दोनों का रिजल्ट 7 आना चाहिए था, आया कितना 5। इसका मतलब करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ये बात क्लियर? तो सवाल उठता है कि करंट है क्या? वेक्टर है, स्केलर है, या कुछ और? वेक्टर तो हो नहीं सकता। बेटा 1 मिनट रुकना, लाइट चली गई। बंद करो कविता। एक मिनट बेटा, लाइट चली गई थी। आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? ठीक। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि करंट में मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो ये स्केलर नहीं है। और क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर भी नहीं है। एक्चुअल में यहां एक तीसरी क्वांटिटी आती है, टेंसर क्वांटिटी। कभी सुना है ये नाम? यहां एक थर्ड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो, डायरेक्शन चाहिए हो, बट जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करे। दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो आप बताइए, फिजिकल क्वांटिटी के कुल कितने टाइप्स हैं? 3। कौन कौन से? स्केलर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड विच फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ, और उसके बाद टेंसर। टेंसर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, but does not follow vector addition law. Is it clear to all? बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।